हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवीएस लर्नर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चार्ल्स डिकेंस के बारे में। ओके, चार्ल्स डिकेंस 19th सेंचुरी के विक्टोरियन एज के फेमस राइटर थे। ओके, फेमस राइटर, ऑथर है। ओके, इनको इनका जब इनकी बायोग्राफी और वर्क को बहुत अच्छी डिटेल में पढ़ेंगे। ये चार्ल्स डिकेंस क्या है, आपके अधिकतर इंग्लिश लिटरेचर की सभी एग्जाम्स में प्रिस्क्राइब है। जैसे दिसंबर का एग्जाम आने वाला है आपका एमपी वर्ग का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया है। आपको सारे जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क है उनको भी डिस्क्राइब किया है। तो आप मैं वीडियो के एंड तक बनी रही। ओके, तो ये क्या थे, 19th सेंचुरी के विक्टोरियन एज के राइटर थे। ओके, तो इनका वर्क कब हुआ था? 7 फरवरी 1812 में, पोर्ट्समाउथ, इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ है। फैमिली में कौन थे? जो फादर जॉन डिकिन थे, वो नेवी क्लर्क थे। और एक बार डेप्ट के कारण, डेप्ट मतलब उनका थोड़ा सा उन पर कर्ज वगैरह हो गया, इसकी वजह से क्या उनको जेल भी हो गई थी। मदर एलिजाबेथ, माँ का नाम क्या है इनकी, फादर मदर का नाम याद रखना, क्योंकि अधिकतर होता है जैसे आर के नारायण हुए या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हुए, ये जो मैन ऑथर है, जो प्रोमिनेंट राइटर है, उनकी क्या कभी फादर मदर पेरेंट्स की भी नेम पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन में 4 दे देंगे, बता पूछ लेंगे कि बताओ इनके फादर मदर का नेम। तो आपको फादर मदर का नेम भी थोड़ा सा मेंशन रखना है माइंड में। ठीक है, जैसे फादर नेम है जॉन डिकन और मदर का नेम है एलिजाबेथ डिकन। ओके, चाइल्डहुड में इनकी 12 ईयर की थी डिकन तब। तब उनको क्या स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वर्क एंड और बैरन ब्लेकिंग फैक्ट्री में उनको, एक शू की फैक्ट्री थी, शू पॉलिशिंग की, उसमें क्या जूते पॉलिश करने की फैक्ट्री थी, उसमें काम करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि उनके फादर डेप्ट के एक बार क्या कर्ज के कारण उनको क्या जेल हो गई थी, तो घर पे कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं था। फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई। इसकी वजह से क्या उन्हें वर्क करना पड़ा था फैक्ट्री में, शू फैक्ट्री में। उन्होंने क्या स्कूल तो बहुत कम गए, वो उन्हें सेल्फ स्टडी की सबसे ज्यादा। और इसी ये मतलब शू फैक्ट्री में उन्होंने 12 साल का बच्चा, सोचो उस टाइम पे उसका चाइल्डहुड रहता है, उसका खेलने का, खाने के आराम और पढ़ने के दिन होते हैं, उस टाइम पे क्या उन्हें फैक्ट्री में काम करना पड़ा। तो कितनी हार्डशिप से गुजरे, तो ये सब हार्श एक्सपीरियंस रहे उनके साथ। और यही सब एक्सपीरियंस उनकी क्या, उनकी जो वर्क है, जो नॉवेल्स है, उनमें पूरे डिपिक्ट किए हैं, उनने दिखते हैं हमें। उनकी एजुकेशन तो लिमिटेड ही रही थी स्कूल की, उन्होंने सेल्फ एजुकेशन ली सबसे ज्यादा। और करियर पहले स्टार्ट किया उन्होंने, करियर क्लर्क, लॉ क्लर्क के रूप में करियर स्टार्ट किया। शॉर्ट हैंड रिपोर्टर भी रहे और जर्नलिस्ट भी रहे। ओके, और रोज टू फेम भी था द पिकविक पेपर। तो सबसे पहले पिकविक पेपर 1836 का उनका नॉवेल है, उसमें उनको सबसे मतलब स्टार्टिंग से ही फेम मिली इसमें। और शादी उन्होंने कैथरीन होगार्ट से की थी 1836 में। उनके 10 चिल्ड्रन थे। ओके, और डेथ हुई थी उनकी 9 जून 1817 में। कैंट में उनकी, इंग्लैंड में डेथ हुई। और उनको वेडमिनिस्टर एबी में, जो पोएट कॉर्नर है, जो जहाँ पे जो फेमस राइटर्स को दफनाया जाता है, पोएट्स को, वहां पर उनको वो बरी किया गया। ओके, राइटिंग स्टाइल कैसी थी? विविड कैरेक्टर्स लेते थे, मेमोरेबल नेम लेते थे। जैसे उनके रियलिस्टिक मिक्स भी था, सटायर वगैरह, सोशल क्रिटिक्स भी, मतलब सोसाइटी को उनको क्रिटिसाइज ज्यादा किया है, क्योंकि उनकी भी चाइल्डहुड की क्या है, बहुत हार्श एक्सपीरियंस है। तो क्या वो सोसाइटी के फ्लॉज बता देते कि क्या कमियां है सोसाइटी में, हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं, ये सब वो बता देते। एक्सपोज पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर को उन्होंने गरीबी को एक्सपोज किया, क्योंकि उनपे भी, जब वो 12 साल के थे, उनके फादर जेल में चले गए थे, तो उन्हें भी उस मतलब कंडीशन से गुजरना पड़ा, पॉवर्टी से गुजरना पड़ा, चाइल्ड लेबर भी करनी पड़ी उनको। बचपन में ही उनको इतना हार्डवर्क करना पड़ा, शू फैक्ट्री में उनको काम करना पड़ा था। और इंडस्ट्रियल हार्डशिप भी देखी उनने। और लीगल फ्लॉज की, मतलब कितनी हमारे मतलब कितने कानूनी फ्लॉज हैं, कितनी मतलब कितनी ज्यादा कमियां हैं हमारे कानून में, तो ये सब उन्होंने दिखाई अपने राइटिंग के थ्रू। और मास्टर सीरियल पब्लिशिंग, सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट की थी सीरियल वाइज पब्लिश करना। उन्हें नॉवेल्स, मंथली नॉवेल्स निकाले, वीकली निकाले। तो इससे क्या है, लोगों को भी इंटरटेनमेंट मिलता था, और उनकी इसी वजह से उनकी वर्क फेमस हो गए। क्योंकि 1830 से पहले थोड़ी टीवी थे, मोबाइल थे, तो लोग अपना टाइम पास करते रहा। आज के टाइम में जैसे डेली शो चलते हैं, लोगों का टाइम पास होता है, एंटरटेन, उसी तरह से इनके विक्टोरियन एज में चार्ल्स डिकेंस के वर्क्स ने काम किया। जैसे कि उस टाइम पे विक्टोरियन एज में क्या होता, रानी विक्टोरिया थी, तो वो क्या करती थी, इनकी एलिजाबेथ थी, वो उस टाइम पे क्या करती है, इनके नॉवेल्स को क्या है, वो डिस्कस करती थी। और उनको एंटरटेनमेंट होता था, पढ़ती थी, उनको मतलब अच्छी अच्छी स्टोरी होती थी, तो उनका टाइम पास बन गया ये। तो ये क्या बहुत ज्यादा, और कॉमन मैन के लिए लिखते थे, और लैंग्वेज भी कॉमन थी, तो ये क्या कॉमन मैन तक पहुंचना भी आसान था इनकी वर्क्स। तो क्या इसलिए लोगों का एंटरटेनमेंट होता था, इसलिए उन्हें नेम और फेम दोनों उस टाइम पे बहुत अच्छे से मिल गया। द पिकविक पेपर है, जैसे पिकविक पेपर लिखा, तो उन्होंने मंथली, वीकली उसको वो किया, पब्लिश किया। तो इससे क्या लोगों का एंटरटेनमेंट हुआ, और वो फेमस होते चले गए। और इससे क्या मिली, उनको इमीडिएट फेम मिल गई। जैसे सेकंड है उनका, पहला पिकविक पेपर, वो 1836, इनकी डेट भी आपको याद रखनी है, और नेम तो मैं याद रखना ही है। और ओलिवर ट्विस्ट 1837 39 में लिखा है। इसमें भी इन्होंने क्या, एक ऑर्फन बॉय है, उसको कैसे क्राइम की तरफ उसको मतलब धकेला गया,
कैसे वो क्राइम की तरफ बढ़ गया, ये सब दिखाया है। उसके बचपन का, उनका कितनी क्राइसिस से वो गुजरा, कितनी हार्डशिप से गुजरा, ये सब दिखाया है इसमें। क्रिटिसिज्म किया है हाउस वर्क के लिए, और चाइल्ड को, बच्चों को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, ये सब उन्होंने क्रिटिसाइज किया है ओलिवर ट्विस्ट वर्क में अपने। ओके। और निकोलस निकलवाया भी क्या है, एक बच्चे के ऊपर ही ये स्टोरी है। इसमें क्या है, वो एक्सपोज करते हैं क्रूएल्टी, और सारे बोर्डिंग स्कूल है उसके बारे में बताया कि निकोलस वो बोर्डिंग स्कूल में जाता है तो उसे कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कितने 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 ट्रिबलसम लाइफ रहती है उसकी। तो ये सब इन्होंने निकोलस निकलवाए में दिखाया है। ठीक है। इसकी भी डेट याद रखनी है, 1838 और 39 में इसका हुआ। दो का, और फोर्थ है इनका नॉवेल क्रिसमस कैरोल 1843 का है। तो इसमें उन्होंने क्या दिखाया, नॉवेल में उन्होंने बताया हेवेंजर स्कूल एक इसका वो है, कैरेक्टर है माइजर रिफॉर्म बाय द थ्री घोस्ट। तो इसमें क्या थोड़ा सा सुपरफिशियल बीन ने दिखाया है। ठीक है, इमेजिनेशन दिखाई है। इसमें थीम्स है रिडेम्पशन एंड चैरिटी, स्पिरिट ऑफ क्रिसमस। ओके। और डेविड कॉपरफील्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है इनका, 1849 में 50 में ये पब्लिश हुआ। और सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, मतलब डेविड कॉपरफील्ड में क्या उन्होंने खुद की थोड़ी सी पर्सनल लाइफ को भी डिस्क्राइब किया है इसमें, और इसलिए इसको सेमी ऑटोबायोग्राफिकल क्या कौन होते हैं, जो ऑथर की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होती है जो स्टोरी। सेमी का मतलब इसमें थोड़ी सी कुछ कुछ पार्ट दिए गए हैं, नहीं कि सारी की सारी डिस्क्राइब है, कुछ उन्होंने अपनी इमेजिनेशन से फिक्शन से बनाया होगा। ट्रेस डेविड की ग्रोथ को बताया है इसमें, चाइल्डहुड कैसे हार्डशिप से और वो सक्सेसफुल राइटर बन जाता है। तो उन्होंने अपनी स्टोरी को, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर किया है इसमें पर्सनल, इसलिए इसको सेमी ऑटोबायोग्राफी बोला है। ओके। नाउ नेक्स्ट इज ब्लीक हाउस। ब्लीक हाउस में इम्पोर्टेंट क्रिटिक ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम को उन्होंने क्या इसमें क्रिटिसाइज किया है कि लीगल सिस्टम में कितने फ्लॉज है, कितनी कमियां हैं। और इसलिए जैसे जर्नडाइज वर्सेस जर्नडाइज किसके लिए फेमस है, हार्ड टाइम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके एमए की उसमें सिलेबस में प्रिस्क्राइब है, ये 1854 का। और नेट वगैरह के लिए और भी एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है ये आपका। शॉर्टेस्ट नॉवेल है, सबसे छोटा नॉवेल है हार्डशिप, 1854 का है। ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पर इस पर इसको दिखाया उन्होंने कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किस टाइप से वर्क करता है, और एक्सपोज किया है हार्श फैक्ट्री लाइफ की, कैसे फैक्ट्री लाइफ में लोग कितनी परेशानी से काम करते हैं, और मतलब उनको कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि रिफॉर्म का कोई रिफॉर्म नहीं हो रहा है उन पे। यूटिलिटेरियन एजुकेशन पर ने ज्यादा वो किया, फोकस किया। ओके। और लिटिल डोरिस है एक उनका 1855-56 का। इसमें उन्होंने एक किससे इंस्पायर, डेप्टर प्रेजेंस से इंस्पायर है, और रिफ्लेक्टिंग लेकिन फादर की, जैसे उनके फादर डेप्ट के कारण, कर्ज के कारण प्रिजन में चले गए थे, उसी से उन्हें इंस्पायर होके ये लिटिल डोरिस, क्योंकि उस टाइम पे 12 साल के थे, छोटे थे वो, तो उसी के उससे इंस्पायर होकर मैंने ये नॉवेल लिखा था। ओके। और टेल ऑफ टू सिटी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपकी दिसंबर की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ग एक का एग्जाम आने वाला है, हिस्टोरिकल नॉवेल है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब पूछ लेंगे टेल्स ऑफ टू सिटी किसका नॉवेल है, पूरी डेट पूछ लेंगे 1859, और किस टाइम पे सेट हुआ है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था उसके अकॉर्डिंग ये सेट हुआ है। ठीक है। टू सिटी पेरिस और लंदन के बारे में बताया गया है इसमें, टू सिटीज को। और फेमस फेमस ओपनिंग ओपनिंग लाइन क्या है इसकी, इट वाज द, इसको तो मैं अटेल ऑफ टू सिटी को मैं पूरा डिटेल में, तीनों चैप्टर है तो इसकी थ्री पार्ट है, अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी पूरा इसका, अच्छे से आपको पूरा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगी। ओके। नेक्स्ट वीडियो में, इट वाज द फर्स्ट, इट वाज द बेस्ट टाइम, इट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पूछ लेंगे, लाइन डायरेक्ट पूछ लेंगे आपसे एग्जाम में, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि टेल ऑफ टू सिटी का है। ओके। और किसके द्वारा लिखी गई है, रिटर्न है, ये सब पूछ सकते हैं। और इसकी थीम क्या है, सैक्रिफाइस, रिसरेक्शन और रिवॉल्यूशन का दिया है। ठीक है। इसकी थीम्स है, थीम्स भी पूछ लेंगे तो थीम्स भी याद रखने। ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उनका वो है, वर्क है एक। उसमें ऑर्फन एक पेपे कैरेक्टर है इसमें। ठीक है। उसकी डिजायर है कि कैसे वो जो उसकी बहुत डिजायर होती है, और कैसे मतलब पुअर से पुअर होता है वो उसमें और कैसे पुअर पॉवर्टी से वो निकल के कैसे एक जेंटलमैन बनता है, ये सारी स्टोरी इसमें ग्रेट एक्सपेक्टेशन में दिखाई गई है। और डील विद एम्बिशंस भी, उसके कुछ एम्बिशंस है, वो प्यार भी करता है, डिल्यूजन भी, और डिसइल्यूजनमेंट भी होता है, मतलब उसको कुछ मतलब वो कुछ समझता है, कुछ निकलता है, मतलब कुछ गलतफहमी वगैरह भी होती है, और उससे सबसे निकल के कैसे एक जेंटलमैन बन जाता है, इन सबको डिस्क्राइब किया गया है। ओके। और नेक्स्ट इज आवर म्यूचुअल फ्रेंड 1864 और 1865, फोकस ऑन मनी ग्रीड एंड सोशल करप्शन। और इसमें क्या किस पर फोकस किया है, और ग्रीड पर और सोशल करप्शन पर फोकस किया है। ओके। और नेक्स्ट इज मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, ये ठीक है, माइंड में थोड़ा सा रखना कि हाँ एक नाम है। मिस्ट्री ऑफ इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेंशन है तो वो याद रखना है। ठीक है। 1817 में एक वर्क लिखा है, इसमें अनफिनिश्ड है क्योंकि ये उनकी डेथ इनके पूरा नहीं कर पाए थे, इससे पहले डिकेंस की डेथ हो गई थी। ओके।
इसलिए अनफिनिश्ड नॉवेल अगर मैं नाम पूछ लेंगे तो बता देना मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड है, वो भी 1817 में लिखा है, ठीक है। 1870 में उनकी डेथ डेथ हो गई, इसलिए इसको कंप्लीट नहीं कर पाए, इसलिए ये लेफ्ट अनफिनिश्ड, उनका अनफिनिश्ड रह गया था ये नॉवेल, ठीक है। और थीम्स क्या है उनकी वर्क की, चाइल्डहुड को लिया है, क्योंकि चाइल्डहुड में ही उन्होंने सबसे ज्यादा सफर किया, तो इसलिए उनकी अपनी एक्सपीरियंस को उन्होंने इसमें डिपिक्ट किया है। ऑलिवर ट्विस्ट और डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है, ये दो नॉवेल है जिनमें इन्होंने चाइल्डहुड और ऑर्फनेज को बताया है। और पॉवर्टी और सोशल इंजस्टिस किसमें बताया, ऑलिवर ट्विस्ट में बताया, हार्ड टाइम में बताया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक्सप्लॉइटेशन किसमें बताया, हार्ड टाइम में बताया, ओके। और करप्शन ऑफ लॉ, मतलब लॉ में कितने फ्लॉज हैं, कितनी कमियां हैं, ये सब उसने इनने किसमें बताया, ब्लीक हाउस नॉवेल में बताया। मोरल ट्रांसफॉर्मेशन रिडेम्पशन क्रिसमस कैरोल में बताया। कैसे लोग कैसे, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और टेल ऑफ टू थी, ओके। इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं चार्ल्स डिकेंस क्या ऑफन कॉल्ड द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज की नॉवेलिस्ट एंड ग्रेटेस्ट, यूज्ड हिज नॉवेल टू ब्लेंड एंटरटेनमेंट विद सोशल रिफॉर्म। इसमें क्या उन्होंने सोशल रिफॉर्म के लिए काम किया है, मतलब बताया कि कैसे हम सोशल रिफॉर्म कर सकते हैं, इसमें क्या-क्या कमियां हैं। उनके वर्क रिफ्लेक्ट करते हैं ऑन चाइल्डहुड स्ट्रगल एंड हिज कंपैशन फॉर पुअर एंड ऑप्रेस और पुअर लोगों के लिए कैसे हम वर्क कर सकते हैं, ये सब दिखाया है, ठीक है। इसलिए क्या मोस्ट प्रोमिनेंट इंपोर्टेंट राइटर है, इनको बहुत अच्छे से हमें करना है, ये एग्जाम्स के लिए हमारे बहुत इंपोर्टेंट है, ओके। ये इनके डिटेल में सारे मैंने वर्क किए हैं, और एक एक से मैं आपको उनको कंप्लीट भी करवा दूंगी। टेल ऑफ सिटी तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी आपको, इसलिए इसको अच्छे से आप, आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके, सो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।